देखो अभी डीएनए में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्लाइड एरियाज़ में बात करनी बाकी हैं। जैसे सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन टॉपिक है जिससे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो एक तो टॉपिक यही हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पर बात करनी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग यहाँ आज बात करेंगे। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद जैसे कि आपको जंक डीएनए के बारे में पहले मैं एक इंडेक्स ही बना देता हूँ। जैसे जंक डीएनए पे बात करेंगे और जंक डीएनए पे बात करेंगे। जंक डीएनए भी एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। जंक डीएनए के बाद हम लोग बात करेंगे डीएनए बार कोड की। डीएनए बार कोड की, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए बार कोड की बात करेंगे। ओके, जंक डीएनए, देन विल टॉक अबाउट द डीएनए बार कोड्स। ओके, डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग के बाद एक टॉपिक ऐसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डीएनए। इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए, इसे शॉर्ट में आप ईडीएनए के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट? इसे आप लोग ईडीएनए भी कहते हैं। सो आइदर यू कॉल इन्वायरमेंटल डीएनए या ईडीएनए। ये सारे के सारे टॉपिक आपको बायोटेक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक है जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर, और जेनेटिक मार्कर के साथ ही हम लोग माइक्रो सैटेलाइट्स की बात करते हैं। इसके साथ ही हम लोग माइक्रो सैटेलाइट की बात करते हैं। गॉट इट? जेनेटिक मार्कर और माइक्रो सैटेलाइट्स की बात करते हैं। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, है ना। इसके बाद हम पहुंचेंगे दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और एक बात मैं और बता दूं कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअल में जीनोम प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ना। वो जीनोम प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। जीन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये हमारे इस पूरे के पूरे लेक्चर के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं वो यही हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर इंडिया का अपना जीनोम प्रोजेक्ट भी है। काफ़ी चीज़ें मैं देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसमें करनी है। और उसके अलावा कुछ बिल्स हैं, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है, 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है, जैसे जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स है, नेशनल जीनोमिक ग्रिड है। ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ ही मिल जाएंगी, ठीक है। यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी बिल। यहीं पर एक चीज़ आ जाएगी डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, इसके बारे में बात कर लेंगे। 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। ओके, इसके अलावा यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स। जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स, यहाँ पर बात हो जाएगी जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स। और एक और है जिसको कहते हैं नेशनल जीनोमिक ग्रिड्स। नेशनल, ये भी हम लोग बात कर लेंगे नेशनल जीनोमिक ग्रिड्स। ये टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर जीनोम प्रोजेक्ट के साथ ही कवर होंगे। जो अब पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तरफ। ओके, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बहुत सारे अदर नाम भी हैं। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैव मेनी ऑफ द अदर नेम, ठीक है। उसके बहुत सारे अलग नाम भी हैं। जैसे इसी को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, डीएनए प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे नाम हैं, डीएनए प्रोटोटाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, गॉट इट। ये सारे के सारे नाम। इवन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के और भी नाम कह सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग। और ये सारे नाम के अलावा और भी नाम है, लेकिन इनमें से मोस्ट जो पॉपुलर है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो है बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मोस्ट पॉपुलर अमंग देम इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिस पे हम लोग बात करेंगे। अब सुनो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले जिस शख्स ने बताया था वो उनका नाम है एलेक्स जेफरे। ओके, एलेक्स जेफरे। और एलेक्स जेफरे बेसिकली इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले दुनिया में बताया, एलेक्स जेफरे ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताने वाला जो पहला शख्स था उसका नाम था एलेक्स जेफरे।
ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड में, वहीं पर उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करके सारी चीज़ों के बारे में बताया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जाने के पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर कर दूं। देखो ऐसा है कि लगभग 99.9% जो डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं, जो डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं, याद रखना वो सब में सेम होता है। इट इज सेम इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ये सब में सेम होता है। हार्डली 0.1% डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं बेस पेयर सीक्वेंसेस वो वेरी करता है मानव में, सारे मानव में। और इसी 0.1% जीनोमिक सीक्वेंसेस को जो वेरी करता है, इसी के बेस पे ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब ईच एंड एवरी ह्यूमन जो होता है वो अलग अलग होता है। और इसी 0.1% डीएनए के सीक्वेंसेस के क्रम के बेस पर ही ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी अच्छे तरीके से काम करती है और किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है, किसी भी व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो फिर मैं कह रहा हूँ लगभग 99.9% डीएनए सीक्वेंसेस जो होता है वह हर ह्यूमन में एक ही तरह का होता है। सिर्फ ह्यूमन जो होता है वो 0.1% सीक्वेंसेस के आधार पे अलग अलग होता है। इवन मैं आपको बताऊं दुनिया में लगभग 800 करोड़ अगर लोग हैं तो 800 करोड़ लोगों के सबके डीएनए सीक्वेंसेस से जो पैटर्न है वो अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी पूरी बॉडी में एक ही तरह के डीएनए बेस पेयर के पैटर्न है, लेकिन मेरे अंदर और किसी दूसरे के अंदर हम दोनों में अलग अलग है। ठीक है ना। इस बारे में हम लोगों ने बात बेसिक कंसेप्ट में कर ली थी। अब हम अप्लाइड एरिया से बात कर रहे हैं सीधा का सीधा। देखो जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे एक प्रोसीजर्स होते हैं। उन प्रोसीजर से होकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट की जाती है। ठीक है, पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की बात करें, फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस की बात करें, मतलब किस तरीके से चल के डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं और डीएनए को आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेशन किया जाता है, डीएनए को सेपरेट किया जाता है। ऐसे कहने का मतलब है कि मान लो किसी बंदे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो सबसे पहले उसकी बॉडी का कोई पार्ट लेंगे, उसमें से डीएनए निकालेंगे, इसको कहते हैं डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, यानी उसकी कटिंग करते हैं। और किसी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, है ना, उसे फ्रेगमेंट बनाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करने के लिए, है ना, कटिंग शॉर्टिंग, ये सारे के सारे चीजें की जाती हैं। और कटिंग और शॉर्टिंग करने के लिए उस डीएनए को हम रख देते हैं कहाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। और मेरे ख्याल से आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जो कि पीछे मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया था। ये डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद इस डीएनए को क्या करता है ना, ये सुनो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है, डीएनए कट इनटू स्मॉल पीसेस, डीएनए कट इनटू स्मॉल पीसेस, डीएनए जो होता है वो कट हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, है ना। डीएनए छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सो डीएनए कट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, यहाँ पे हो गया डीएनए कट इनटू स्मॉल पीसेस, ये हो गया तीसरा पार्ट। अब पता क्या है, ये जो डीएनए है ना, इनको वी आर पुटिंग देम ऑन नाइलॉन मेश। उनको हम ले जाते हैं और नाइलॉन मेश पे रख देते हैं, पुटिंग देम ऑन नाइलॉन मेश। उनको नाइलॉन मेश पे रख देते हैं। नाइलॉन एक पेपर होता है, जनरली नाइलॉन शीट होती है, उस पर हम इन डीएनए को रख देते हैं, ठीक है। और डीएनए में होता क्या है, इस नाइलॉन मेश पे एक जेल होता है, इस जेल में नाइलॉन मेश में एक जेल होता है, उस पर ले जाकर थ्रू आउट द नाइट इसको रख लो, इस डीएनए के पीसेस को थ्रू आउट नाइट हम इस जेल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। नाइलॉन मेश पे अब इस जेल में हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, जो मतलब डीएनए के टुकड़े हैं, उनको रख देते हैं। सीक्वेंस सुनना। अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रोबिंग करते हैं। अब हम कहते हैं इनकी प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग करने के लिए क्या होता है, एक्चुअल में डीएनए के कुछ सैंपल्स बनाते हैं, डीएनए प्रोब बनाते हैं, ठीक है, और उनको ले जाकर उस नाइलॉन शीट पे रख देते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या आपको बताऊं, कुछ रेडियो एक्टिव कलर प्रोब्स होते हैं, ऐसे जान लो कि छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेट के होते हैं। वो जाते हैं नाइलॉन मेश पे, जो डीएनए के पीसेस रखे जाते हैं ना, वो उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं
और जब ये रेडियोएक्टिव कलर प्रोब्स होते हैं तो इनके साथ जो उस डीएनए के साथ, ये इस डीएनए के साथ जो ये अटैच होते हैं ना, कुछ कलर्स के फॉर्म में आते हैं। असल में ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। लास्ट में आपको यही बता दूं, यहीं पर ले जाकर हम इसका क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोब जाकर, जो डीएनए के प्रोब क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस का टुकड़ा, जो सीक्वेंस का टुकड़ा जाकर यहां पर जिस टुकड़े के साथ अटैच होता है, हमें पता चल जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है। इस तरीके से करते करते किसी पर्सन के पूरे डीएनए सीक्वेंसेस की स्टडी कर दी जाती है। फिर मैं आपको बताता हूं आपके पेपर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर ये चीजें आपको बता दी हैं, पर हाँ ये जरूर आपको जानना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग ब्लॉटिंग प्रोसीजर से डीएनए को गुजारते हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक, एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक, टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जो जनरली बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप की गई है, ठीक है, और ये ब्लॉटिंग तकनीकी ही है एक जिसमें हम ब्लॉट करके उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 3 ब्लॉटिंग तकनीकी है जो बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप की गई है। पहला जिसे हम कहते हैं बच्चों सदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा जिसे हम कहते हैं नदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा जिसे हम कहते हैं नदर्न ब्लॉटिंग, और तीसरा जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में कुल 3 तरह की ब्लॉटिंग तकनीकी है जो डेवलप की गई है। पहला जिसे कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा इसे कहते हैं नदर्न ब्लॉटिंग, या तीसरा इसे कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। असल में होता क्या, जो सदर्न ब्लॉटिंग है ना, ये डीएनए के सीक्वेंस की स्टडी करता है। सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए के सीक्वेंस की स्टडी करता है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको डीएनए के बेस पर सीक्वेंसेस का पता लगाना है तो आपको सदर्न ब्लॉटिंग करनी होती है। अगर आपको आरएनए के सीक्वेंस का पता लगाना है तो आपको नदर्न ब्लॉटिंग करनी होती है। अगर आपको प्रोटीन के सीक्वेंसेस का पता लगाना है ना, प्रोटीन के अंदर के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस का पता लगाना है, जो कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी है। फिलहाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी ब्लॉटिंग करेंगे, हम वहां पर सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, एक्चुअल में हमने डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे डाला, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए, उसको नायलॉन मेश में रखा, उस जेल के अंदर थ्रू आउट द नाइट रहने दिया, उस पर हमने कुछ रेडियोएक्टिव प्रोब डाले, प्रोब की मदद से डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, कौन कौन से बेस सीक्वेंसेस हैं, और इस तरह चल के ऑटो रेडियोग्राफी करके हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि जो डीएनए है वो डीएनए किसका है। जैसे फॉरेंसिक साइंस में पता करना है किसी क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी के लिए, कहीं पर उसका कोई ब्लड सैंपल पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई मर्डर है, कोई रेप है, या कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसे सैंपल्स मिल रहे हैं, उस सैंपल्स में से उस व्यक्ति के डीएनए को आइडेंटिफाई कर, उस जिसमें सस्पेक्ट होता है उसके किसी बॉडी के पार्ट के सीक्वेंस के डीएनए को लेकर हम मैच कराते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस में तो एक मतलब कि रिवॉल्यूशन है किसी भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो ये चीजें जो हैं, ये पूरा का पूरा एक्चुअल में जो प्रोसेस है बच्चों, ये पूरा का पूरा मैंने आपको सदर्न ब्लॉटिंग ही लिखा है। तो व्हाट इज इट, दैट इज द सदर्न ब्लॉटिंग। और आपके पेपर में अगर बताऊं तो यूपीएससी में भी कई बार इन्होंने सदर्न ब्लॉटिंग पूछा हुआ है, ठीक है ना। याद रखना कोई ईस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं होती है, सिर्फ 3 ही ब्लॉटिंग होती है। ओके, अब बात होती है इस डीएनए सीक्वेंसेस की जरूरत क्यों है। अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टडी की जरूरत क्यों है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं सीधी सीधी बात। पहला तो हम किसी पैटर्निटी को चेक कर सकते हैं, है ना, यानी पैटर्नल मैटरनल रिलेशन को पता करना है। अगर पैटर्नल और मैटरनल यानी माँ बाप की पहचान करनी है, पैटर्नल मैटरनल अगर रिलेशन को पता करना है तो वो पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लो चैरिटी हॉस्पिटल में एक ही रात में 10 बच्चे हो गए। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग, मैंने आपको उदाहरण पीछे भी दिया है, 2 पेरेंट्स लेके एक बच्चे को के लिए लड़ने लगे। कोई अपनी शक्ल नहीं देख रहा, सबको खूबसूरत बच्चा चाहिए। तो देखो इसमें घबराने की बात नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप माँ बाप के डीएनए के सैंपल निकाल लो और बच्चे के डीएनए सैंपल रख लो। कुछ डीएनए का बेस प्रकट होगा, पिताजी से मिल रहा होगा, माता से नहीं मिल रहा होगा, माता से मिल रहा होगा, पिताजी से नहीं मिल रहा होगा। इसका मतलब आपके पूरे डीएनए सीक्वेंस में कुछ पापा मम्मा मम्मा पापा करते आप पूरे मिल जाएंगे। इससे पक्का हो जाएगा कि आप किसके बच्चे हैं। जैसे मेरे केस में पक्का मेरे मम्मा पापा के डीएनए सीक्वेंसेस को ले लो, पक्का वो मेरे अंदर मैच कर जाएगा। इस तरह आप सबके अंदर होगा, पैटर्निटी मैटर्निटी की पहचान कर सकते हैं। अगला हम फॉरेंसिक साइंस में अच्छा खासा यूज कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस का मतलब सीधा सीधा जो क्रिमिनल वगैरह है उनकी पहचान करने में।
इन द एब्सेंस ऑफ आई विटनेस अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप फॉरेंसिक साइंस में भी इसका अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, जो कि दूसरा है। तीसरा हम लोग यहीं पर बात करेंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस। किसी विशेष व्यक्ति की पहचान के लिए भी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है। अभी बात करेंगे हम, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल वगैरह जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, ये सारी चीजों में किसी व्यक्ति, किसी क्रिमिनल की पहचान के लिए भी डीएनए सीक्वेंस का यूज किया जाएगा। और है ना, कोई भी डिस्पोजल ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस, डिस्पोजल ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस, वो बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, है ना, वो बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, उन बीमारियों को भी हम शरीर से दूर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है डिस्पोजल ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस। हम क्या करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले डीएनए को, जीन को उस पेरेंट्स से बच्चे के अंदर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये मैंने आपको पिक्चर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बताया है, उसको डिलीट करके नॉर्मल सीक्वेंस को डाल देंगे और बच्चे आगे सुधर जाएंगे। इसको और ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा जब आगे के लेक्चर में मैं आपको जीन थेरेपी यानी जीन उपचार के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में था, ये मैंने आपको समझा दिया। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ से आया है, क्या चीजें। और एक बात तो बताता हूँ, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो पिता हैं, यानी फादर जो बोले जाते हैं, इंडिया के फादर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उनका नाम है प्रोफेसर लालजी सिंह। उनका नाम है प्रोफेसर लालजी सिंह। उनका नाम है प्रोफेसर लालजी सिंह। तो इंडिया के जो फादर हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोफेसर लालजी सिंह है। और एक बात बताता हूँ, भारत में जो जगह हैं, भारत में जो जगह हैं जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो कौन कौन सी जगह हैं। 4 सेंटर है। पहला सेंटर जो भारत में स्पेशली रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है सीसीएमबी। उसका नाम है सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि आपका हैदराबाद में पड़ता है। और पता है सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट का परीक्षण यहीं पे किया था, किसने, प्रोफेसर लालजी सिंह ने। इसके अलावा और भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, CDFD, ये भी हैदराबाद में ही है। दूसरा सेंटर है जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तीसरा है जिसका नाम है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NBPGR ये आता है बच्चों आपका दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये पड़ता है दिल्ली में। और अगला है जिसका नाम है NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसर्च, NIPGR। NIPGR जो पड़ता है ये भी न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। यानी 2 सेंटर आपके हैदराबाद के हो गए और 2 सेंटर आपके दिल्ली को। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन या सेंटर है भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कर रहे हैं। गॉट इट। मीन इसके अलावा छोटे मोटे एरियाज में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जाता है, पर भारत में अगर अनुसंधान की दृष्टि से देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं हम लोग बहुत स्लो हैं, यानी चीजों में बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी इनमें और ज्यादा चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। आगे लिए चलते हैं आपको जंक डीएनए पर। ओके, आगे लिए चलते हैं आपको अगले कंसेप्ट पे जिसका नाम है जंक डीएनए। जंक डीएनए, देखो ऐसा होता है जब हम डीएनए सीक्वेंस की स्टडी करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब हम लोगों ने पीछे डीएनए सीक्वेंस की बात किया था तो मैंने क्या किया था, ये देखो ये एक डीएनए का टुकड़ा है। गॉट इट। ये एक डीएनए का टुकड़ा है, मान लो ये एक डीएनए का टुकड़ा है। गॉट इट। ये एक डीएनए का टुकड़ा है। ये मान लो बच्चा 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। ठीक है, मान लो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये डीएनए बेस के टुकड़े हैं। ठीक है, ये मान लो एक डीएनए बेस पर का टुकड़ा है जो आपके सामने है ना, 3 प्राइम और 5 प्राइम ये है। और डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते जाना। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इधर मैंने कहा A T G C C G A A T C G A A T C G A A ये मैंने बोल दिया। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट A का T, T का A, G का C, C का G, C का G, G का C, A का T, A का T, T का A, C का G, G का C, A का T, A का T, T का A, C का G, G का C, A का T, ये आपके एक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स हो गए। ये हो गया डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अब मैंने क्या बोला था जरा समझो। मैंने बोला था बच्चों कि डीएनए का कोई टुकड़ा है, मान लो ये है ना, डीएनए का ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा आगे चलकर
ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम मान लो इट्स अ सिकल सेल एनीमिया। इसका नाम है मान लो सिकल सेल एनीमिया। अगर सिकल सेल एनीमिया प्रोटीन बनाता है, इसका मतलब है ये वो टुकड़ा है जो कि सिकल सेल एनीमिया का जीन है। याद आ रहा है? और ये टुकड़ा जो आगे चलकर किसी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बनाता है, ये कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंसेस। ये कोडेड या कोडिंग सीक्वेंसेस है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा सीक्वेंस जो कुछ नहीं पता क्या कर रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। समझना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस हो गया जो डीएनए का टुकड़ा आगे चलकर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या कैरेक्टर को बना रहा है। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो आगे चल के किसी कैरेक्टर या प्रोटीन को नहीं बना रहा है ना, उसको हम कहते हैं जनरली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इन्हीं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को, या इसको हम कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी। इसको हम कह सकते हैं अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी। अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी, अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी, जिसको हम नॉन कोडिंग कह रहे हैं। और इसी नॉन कोडिंग को हम कहते हैं क्या? अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल एक्टिविटी, है ना। इसके फंक्शंस की ठीक से बारे में पता नहीं चल रहा है, इसी को जंक डीएनए कहा जाता है। लेकिन याद रखना, जंक डीएनए के बारे में एक नई जो विचारधारा नहीं, साइंस में विचारधारा नहीं होती, विचारधारा तो पहले दी जाती थी, अब तो एक्सपेरिमेंट की बात होती है। तो ये बोला जाता है कि जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं, ये है ना, ये जो है एक्चुअल में कहीं ना कहीं इन्हीं कोडिंग सीक्वेंसेस को मार्गदर्शन देते हैं। यानी कोई भी अगर डीएनए का टुकड़ा किसी जेनेटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसके पीछे सपोर्ट जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस का ही होता है। उसके पीछे जो सपोर्ट होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस का ही होता है। तो ये है पूरा का पूरा लॉजिक जो मुझे बताना था, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हो गया कोडिंग सीक्वेंस और ये हो गया नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर एवरीवन? तो एक हो गया कोडिंग और दूसरा हो गया नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब जंक डीएनए के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है डीएनए बारकोड। और याद रखना, बारकोड ऑफ डीएनए पे 2022 में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने बुक में पहले ही लिख रखी थी। चाहे आप माइक्रोसैटेलाइट वाला क्वेश्चन देखो 2023 में, या डीएनए बारकोड वाला क्वेश्चन देखो 2022 में, ये सारी चीजें मैंने 2016 में जब पहले एडिशन की बुक लाई थी वहीं पे मैंने लिख दिया था। लेकिन कभी किसी ने इन चीजों को पढ़ा ही नहीं था, ओके क्योंकि ये चीजें करंट अफेयर्स कह के आप लोगों ने कभी इन चीजों को टच ही नहीं किया। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ वगैरह नहीं देता हूं, ताकि इसी बहाने आप किताबों को पढ़ेंगे। और मैं इन किताबों को समझा रहा हूं और यही चीजें हैं जो आपको जाननी भी हैं। और साइंस एटेक में कोई एनसीईआरटी ना होने से एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोगों को पता ही नहीं चलता इसमें पढ़ना क्या है। इतिहास भूगोल वगैरह में चलो एनसीईआरटी है, बाबर के बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, औरंगजेब आया, शाहजहां आया, यहाँ पे पता ही नहीं अगला टॉपिक क्या है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी की है। इसीलिए साइंस एंड टेक में आपको सुनना ज्यादा जरूरी हो जाता है, मेरी क्लास जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाती है। आइए अब आपको चलते हैं जंक डीएनए के बाद अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसका नाम है डीएनए बारकोडिंग। चलो आ जाओ बच्चों, अगली हेडिंग डालते हैं डीएनए बारकोडिंग। अगली हेडिंग है जिसको हम कहते हैं डीएनए बारकोडिंग। देखो डीएनए बारकोड को समझने के लिए कुछ चीजें समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बारकोड जनरली जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दिमाग लगाना, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसका एक बारकोड होता है। और उस बारकोड में होता क्या, एक छोटी सी कुछ अल्फा न्यूमेरिक को जैसे स्कैनर टाइप का टर्म मतलब चीजें बनी होती हैं जिनको मशीन जो होती है स्कैन करती है। आरएफआईडी सिस्टम होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखें, ठीक है। वो क्या करता है, वो रीड करता है और रीड करने के बाद वो पूरे प्रोडक्ट की जानकारी दे देता है। यानी छोटा सा सीक्वेंस, एक छोटी सी कोडिंग जो पूरे इंफॉर्मेशन की जानकारी देती है, वो क्या है कि भैया ये प्रोडक्ट कब बना है, अभी शॉप पे कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका एक्सपायरी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन है छोटे से टुकड़े के बेस पर पूरे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ डीएनए बारकोड भी होता है। अब आप किसी इंटायर ऑर्गेनिजम्स को अगर समझना है, किसी इंटायर ऑर्गेनिजम्स को ठीक से पहचानना है, तो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कोई विशेष डीएनए का एक टुकड़ा होता होगा जो साइंटिस्ट ने ढूंढा है, जो साइंटिस्ट ने बताया है। और विशेष डीएनए के टुकड़े से हम उस पूरे जीव की पहचान कर सकते हैं। इससे हम उस जीव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, उनके फीचर को जान सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं,
ठीक है, तो डीएनए बारकोड होगा गया, एक स्पेसिफिक डीएनए बेस पेयर टुकड़ा हो गया जिसकी वजह से पूरा इंटायर जीनोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे किसी प्रोडक्ट में छोटे से बारकोड की मदद से उस पूरे प्रोडक्ट का A to Z सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो यहीं पर मैं कह सकता हूं कि स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, है ना, डीएनए बारकोड जो होता है स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई एन ऑर्गेनिजम्स, ये किसी जीव को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई एन ऑर्गेनिज्म। पहली चीज, डीएनए बारकोड किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई करता है। दूसरा, अगर हम डीएनए बारकोड हो जाए, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए हो रहे हैं, ये डीएनए के बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं। एवरीबॉडी रिमेंबर, ये डीएनए के छोटे से सीक्वेंस होते हैं, यानी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। एक बात बता दूं, ये किसी अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई एन अननोन सैंपल्स, आइडेंटिफाई एन अननोन सैंपल्स, ये सब कीवर्ड्स दे रहा हूं, आइडेंटिफाई एन अननोन सैंपल, यानी किसी अननोन चीज की पहचान करने के लिए, सैंपल्स की पहचान करने के लिए भी हम डीएनए बारकोड की स्टडी करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और सही बताऊं तो ये टू शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इट इज अ टू शॉर्ट। अब अगर आप इंटायर जीनोमिक सीक्वेंस की स्टडी करो, इंटायर जीनोम सीक्वेंस की स्टडी करोगे, इट्स अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके ठीक विपरीत डीएनए बारकोड जो होता है बहुत ही शॉर्टेस्ट स्पेसिफाई सीक्वेंस है, जो किसी अननोन सैंपल्स, किसी अननोन बंदे की पहचान करने के लिए जरूरी होता है। चलो हम लिए चलते हैं, आपको एक एग्जांपल बता देंगे ऐसा बारकोड जो हायर एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। हायर एनिमल्स मतलब जो विकसित जानवर हैं, ऐसे कह लो कि कॉर्डेटा टाइप की बात कर रहा हूं। हायर एनिमल्स में ऐसा कौन सा है ना, कॉर्डेटा मतलब जो विकसित होते हैं जिनमें बैकबोन पाया था, उस तरह के मैं बता रहा हूं। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है जरा समझो। हायर एनिमल्स में दोस्त एक बारकोड होता है, बारकोड रीजन होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं बच्चों साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक डीएनए कोड है जिसको हम बारकोड कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जो पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक डीएनए बारकोड सीक्वेंस, जिसकी मदद से सारी दुनिया के हायर एनिमल्स की पहचान हो जाएगी। मान लो किसी जगह पर कोई फॉसिल मिला, अब ये फॉसिल किसका है, अगर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जैसे बारकोड सीक्वेंस मिल गए तो पता चल जाएगा किसी हायर एनिमल्स का सीक्वेंस है। तो काफी हद तक थोड़ा बहुत क्लू जो होता है इससे हमें मिल जाता है। अब अगर डीएनए बारकोड्स के बारे में जाने इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो अगर हम डीएनए बारकोड के एप्लीकेशंस की बात करें, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो देखो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। पहला, हम किसी पत्ती की जान पहचान कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई एनी लीव्स। अब मान लो कहीं पर कोई दुर्घटना हुई, कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई और किसी पौधे की पत्ती कहीं चली गई, ब्रांच कहीं और चला गया, अब इसके फॉसिल की स्टडी की जा रही है। अब पता चलेगा हर बॉडी का पार्ट उस पौधे का एक अलग पौधे की तरह पता चलेगा, फॉसिल में क्या पता, बाद में पता चला नहीं ये सारे के सारे अलग पौधे नहीं है, एक ही पौधे के अलग अलग ब्रांचेस हैं। इसका मतलब है कि डीएनए बारकोड के एक छोटे से टुकड़े के सीक्वेंस के बेस पे हम ये भी बता सकते हैं एक पौधे की पत्ती और जो पौधा ही है ये कितने शॉर्टेस्ट सीक्वेंसेस की मदद से कितने बड़े स्पेसिफिक कैरेक्टर की पहचान करते हैं। इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लार्वा, है ना, इंसेक्ट लार्वा। अब जैसे आप पानी में चले जाओ तो पानी में आपको बहुत सारे कीड़े होंगे, बहुत सारे उनके एग्स होंगे, बहुत सारे उनके लार्वा होंगे। अब किसी एक या लार्वा की स्टडी करके कैसा पता चलेगा कि एक और लार्वा किस ऑर्गेनिज्म का है, तो कुछ मत करो, उसके बारकोड सीक्वेंसेस से, छोटे से सीक्वेंस से पता चल जाएगा ये लार्वा किसका है। इसके अलावा हम यहां तक कि किसी एनिमल्स की डाइट तक बता सकते हैं, किसी एनिमल की डाइट तक बता सकते हैं। किसके द्वारा? उसका जो फीकल वेस्ट आता है ना, फीकल वेस्ट यानी उसका जो वेस्ट आता है, उस वेस्ट के अंदर के सैंपल्स की मदद से हम उस एनिमल की डाइट तक बता सकते हैं कि ये क्या खाता है। इस तरीके से हमें बहुत तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और ये सारा काम जो होता है वो बार करता है, ठीक है, बारकोड की मदद से होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, छोड़ना नहीं,
ठीक है। और आगे जंग डीएनए पर अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कमिंग ईयर में इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये वाली बात की थी, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार बना चुका है 2011 के प्रीलिम्स अभी जो हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किया है। ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और ढंग से क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, ढंग से क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आपको लिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डीएनए। आ जाओ, आगे हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डीएनए। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल डीएनए की। इन्वायरमेंटल डीएनए को हम शॉर्ट में ईडीएनए भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल डीएनए को हम शॉर्ट में ईडीएनए भी कहते हैं। ईडीएनए क्या होता है समझो, सीधा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। असल में क्या होता है, इसकी स्टडी को हम लोग एरियल मेटाजीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। समझना, इसको हम लोग एरियल मेटाजीनोमिक्स कहते हैं। समझिएगा, मैं समझा ले जाऊंगा। एरियल मेटाजीनोमिक्स, ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समय के साथ ये और भी आएगा। इवन 2-3 साल पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि इन्वायरमेंटल डीएनए पे बनाया है, जिसे हम लोग ईडीएनए भी कहते हैं। ऐसा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो डीएनए होते हैं ना, वो हवा में फ्लोट होते हैं, हवा में उड़ते हैं। डीएनए फ्लोट इन एयर। अब आप बोलोगे सर डीएनए फ्लोट इन एयर का मतलब, डीएनए फ्लोट इन द एयर का मतलब होता है जैसे मान लो किसी स्थान पर अगर कोई जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, तो अगर किसी स्थान पर कोई जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है तो उस एरियाज में आपको क्या मिलेगा, उस जीव का कोई फर मिल जाएगा, उस जीव का फल मिल जाएगा, उस जीव का हो सकता है फीकल वेस्ट मिल जाए, फीकल वेस्ट मल पदार्थ वगैरह जिसको कहते हैं, ये सब हवा में उड़ते हुए मिल जाए। और इनके अंदर क्या होगा, इस जीव का सेल होगा, इस सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। और डीएनए की मदद से हम क्या कर लेंगे, ये पता कर लेंगे उस जगह के एरिया में कौन सी बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह के जीव हैं जो वहां पर पाए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एरियल मेटाजीनोमिक्स। इसकी वजह से हम किसी जगह पे मॉनिटर कर सकते हैं, किसी जगह पे मॉनिटर कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं वहां के टेरेस्ट्रियल एनिमल की। वहां पर हम निगरानी कर सकते हैं वहां के टेरेस्ट्रियल एनिमल की। गॉट इट? वहां पर निगरानी हो जाती है वहां के टेरेस्ट्रियल एनिमल की, ये ध्यान रखिएगा। और ये अच्छी चीज है दोस्त, यहाँ पर काफी हद तक हम ये पता कर लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई ब्रेथ हो, सलाइवा हो, फर हो, है ना, ब्रेथ वगैरह भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ब्रेथ हो सकता है, आप सांस वगैरह लेके जो छोड़ते हैं, सलाइवा वगैरह के सैंपल हो सकते हैं। इस तरह की चीजें भी हम यूज कर सकते हैं उस एरिया के डाइवर्सिटी में, उस जगह पर एनिमल्स वगैरह की पहचान करने के लिए। ठीक है, इससे हम किसी एनिमल के कंजर्वेशन पर, उसके संरक्षण के लिए कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें की जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं बायो मॉनिटरिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं बायो मॉनिटरिंग। ओके, इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं बायो मॉनिटरिंग। ठीक है, ये इसी बेसिस पर होकर सारा का सारा इन्वायरमेंटल डीएनए है जो चर्चा का विषय रहता है। सो इसे भी याद रखिएगा, टॉपिक है छोटा सा लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंटल डीएनए के बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है जेनेटिक मार्कर एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। यहां पर बात करेंगे जेनेटिक मार्कर या माइक्रो सैटेलाइट्स। जेनेटिक मार्कर एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक मार्कर और माइक्रो सैटेलाइट्स। देखो जेनेटिक मार्कर्स होते क्या हैं। जेनेटिक मार्कर्स भी एक तरह के स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होते हैं, याद रखिएगा। ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं अब डीएनए होते हैं जिन्हें हम माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स पे किसी विशेष स्थान पर होते हैं और इसको जनरली यूज किया जाता है किसी स्पीसीज की जान पहचान के लिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ जैसे आप लोगों ने कुछ बार बॉडी टाइप की चीजों का यूज किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्पस सिर्फ लिमिटेड नहीं है, जैसा कि बार बॉडी में देखा था, यहाँ पे पर्पस बहुत ज्यादा है। माइक्रोसैटेलाइट देखा जाए तो एक बेस्ट सुटेबल जेनेटिक मार्कर है। ठीक है, यानी एक माइक्रोसैटेलाइट है क्या, ये एक तरह का जेनेटिक मार्कर है किसी जेनेटिक कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसके बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है, ये माइक्रोसैटेलाइट जो होते हैं, ये छोटे से स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस जो होते हैं, जो छोटे से स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ये बहुत काम की चीज होते हैं। इनके बेसिस पर हम बहुत कुछ चीजों की स्टडी कर सकते हैं। ओके, इनके बेसिस पर हम बहुत कुछ चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे हम पेडिग्री के बारे में जान सकते हैं
पेडिग्री का मतलब होता है माँ बाप से बच्चे की पहचान, यानी पेरेंट प्रोजेनी रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। प्रोजेनी कहते हैं संतति को, तो पेरेंट प्रोजेनी रिलेशनशिप को समझा जा सकता है। तो हम पेरेंट प्रोजेनी रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। पहली बात, माँ बाप से बच्चों की पहचान कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बोले, उस जगह के पॉपुलेशन के बारे में समझ सकते हैं, उस जगह के पॉपुलेशन के बारे में समझ सकते हैं, वहां पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझ सकते हैं, उस एरिया में जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसके बारे में समझ सकते हैं, किस हिसाब से जीव वहां से इवोल्यूशन हुआ है और आगे बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, उस पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफिक हिस्ट्री भी जानी जा सकती है, डेमोग्राफिक हिस्ट्री। और इस सब के पीछे जो हेल्प करने वाला है, उस जगह पे पाए जाने वाले जीवों का जो डीएनए है ना, उसकी मदद से पता चलेगा। और यही स्टडी आपको माइक्रो सैटेलाइट कहलाती है। ओके, यही आपको माइक्रो सैटेलाइट्स कहलाती है। और चलिए, जो जेनेटिक मार्कर्स वगैरह होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उनमें हम प्रोटीन और डीएनए दोनों यूज कर सकते हैं। यानी जेनेटिक मार्कर जो होता है, ये प्रोटीन सीक्वेंसेस की मदद से भी हम उस जगह के स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, और या फिर डीएनए सीक्वेंसेस की मदद से। डीएनए सीक्वेंसेस वाले गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए सीक्वेंस वाले गुण को ही हम लोग कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट। इसका मतलब माइक्रो सैटेलाइट एक जेनेटिक मार्कर है, लेकिन सारे जेनेटिक मार्कर माइक्रो सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि प्रोटीन के अमीनो एसिड वगैरह सीक्वेंस भी जीवों की स्टडी करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा जेनेटिक मार्कर। और ये माइक्रो सैटेलाइट जो है वो आपके पेपर में 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काइंडली रिमेंबर इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं जीनोम की तरफ। ठीक है, चलो। और अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखो, एचजीपी के बारे में जानने के लिए, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। अब ह्यूमन जीनोम क्या होता है, एक बार फिर 2-3 लाइन में मैं बोल देता हूं, क्योंकि विदाउट ह्यूमन जीनोम व्हाट इज इट, आई कैन नॉट गो इनटू द डिस्कशन ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में। सबको पता है सम ऑफ ऑल जीन्स, सम ऑफ ऑल ह्यूमन जीन्स, सम ऑफ ऑल ह्यूमन जीन्स। तो ह्यूमन के शरीर में सारे जीन के संख्या के जो योग होते हैं वो ह्यूमन जीनोम कहलाते हैं। लगभग 24,000 जीन या 25,000 जीन जो आप कह रहे हैं बच्चों, ये 24,000 से 25,000 जीन का जो समूह है वो एक तरह से ह्यूमन जीनोम ही है। यहाँ पर लगभग टोटल 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ जो डीएनए है, 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए जो है, 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए जो है, ये आता है किसके अंदर इसी के अंदर ये सारे जीन होते हैं, और इन्हीं जीन की संख्या के योग को हम जीनोम कहते हैं। ये है ह्यूमन जीनोम जो आपके सामने है, और इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका ह्यूमन जीनोम जो आपके सामने है, और इसको ध्यान रखिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGPs। ओके, अब यहीं पर हमें एक चीज बतानी है आपको, जरा समझना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पूरा किया गया वो 13 साल की मेहनत थी, 13 ईयर्स का एफर्ट था, और 13 ईयर्स में जाके पूरा किया गया। ये पूरा काम 1990 से शुरू हुआ और ये जाकर खत्म हुआ 2003 में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम 1990 एंड एंड ऑन 2003। सो 1990 से शुरू होकर खत्म होता है 2003 में। और इसमें जो कंट्री काम करती है, इसमें जो कंट्री, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और जापान, ये टोटल कंट्रीज, रशिया नहीं है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्री की मेहनत से, इन 6 कंट्री की मेहनत से कुल 13 साल में जाकर पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 13 साल की मेहनत से। और ये जो ह्यूमन जीनोम का जो डेटा है ना, वो जिस जगह पे रखा गया है इंटरनेट के अंदर, वो उस प्लेटफॉर्म को जेनबैंक के नाम से जानते हैं, उस प्लेटफॉर्म को जेनबैंक के नाम से जानते हैं। यानी ह्यूमन जीनोम डेटा जिस जगह पे रखा गया है उसको हम जेनबैंक के नाम से जानते हैं। ये इंटरनेट का पर अवेलेबल एक डेटा बैंक है, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेट पर अवेलेबल, इंटरनेट पर उपस्थित है ना, उपस्थित एक डेटा बैंक है जिसके अंदर सारे जीन के इंफॉर्मेशन को, डेटा को सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। तो इंटरनेट पे उपस्थित एक डेटा बैंक है जिसकी सारी सूचना को यहाँ पर
रखा गया है। पता है ये जो मेंटेन कर रहा है, ये अमेरिका में यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये यूएस की वो सेंटर है जहां पर सारे डेटा को सुरक्षित करके रखा गया है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बोलती हूँ, ये जो सारे डेटा को स्टोर करके रखा गया है, इसके साथ यहां पर यूरोप और जापान है ना, ये एक तरह से सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, जो कि जापान है, जो कि जापान और साथ साथ एक और कंट्री यूरोप, ये दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। तो जापान, यूरोप और अमेरिका की मदद से ये जेनबैंक करके इंटरनेट पर एक डेटा बैंक है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन को रखा गया है। और यहीं पर इंटरनेट के द्वारा अगर किसी को सूचना चाहिए तो यहां जाकर हम लोग इन सूचनाओं को ले सकते हैं, ठीक है। और ये सूचनाएं बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है। क्यों जरूरी होती है? अरे भाई, अब मान लो ह्यूमन जीनोम में अगर 25,000 जीन पता है और वैज्ञानिकों को अनुसंधान करना है और काम करना है, तो आपके पास ये ऑप्शंस है ना, जाइए यहाँ पे रिसर्च कीजिए, इन लोगों से जाकर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे मैंने आपको पीछे बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में बताया है, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है जहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन है या सूचनाएं हैं, जहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब यहीं पर दो चीज़ें आपको एचजीपी में मैं बताऊंगा। देखो, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। एक को कहते हैं एचजीपी रीड, और दूसरा जिसको कहते हैं एचजीपी राइट। एक जिसको कहते हैं एचजीपी रीड और दूसरा जिसे कहते हैं एचजीपी राइट। दो चीजें आती हैं, एक है एचजीपी रीड और दूसरा कहते हैं एचजीपी राइट्स। जैसे मान लो मैंने एक किताब लिखी है, तो किताब लिखी है और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप रीड कर रहे हैं और मैं उसकी राइटिंग कर रहा हूं। हाँ सर, समझ में आ गया। आपने किताब लिखी है, जो मैकग्रा हिल वाली साइंस डे की किताब है, एनवायरमेंट किताब है, वो मैंने लिखी है, तो ये एक राइट वाला पार्ट हो गया मेरा, और आपका पार्ट हो गया रीड वाला। यानी मैंने यहां पर चीजों को जनरेट किया है, बनाया है, फिर आपको दिया है, और आपने पका पकाया पाया। यानी पका पकाया पाया का मतलब होता है जो चीजें पहले से दी गई हैं, पता है, वहां की सूचना को लेना। यानी कहने का मतलब है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जहां पर 25,000 24,000 जीन की स्टडी की गई, ये जीन जो 3 बिलियन बेस पेयर के अंदर अवेलेबल था, 3 बिलियन बेस पेयर डीएनए के अंदर अवेलेबल था, ये तो अवेलेबल चीज है ना, जिसके अंदर हमने इस सूचना को की स्टडी की, इसको कहते हैं एचजीपी रीड। इसको हम कहते हैं एचजीपी रीड। राइट क्या होता है? राइट के केस में क्या होता है, हम इन चीजों के सिंथेटिक डीएनए को बनाते हैं। जब हम इन्हीं सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक जीन को, यानी कहने का मतलब है जब हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इन चीजों का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो ये राइट कहलाता है। तो राइट क्या हो गया? अगर हम, जैसे मान लो हमें सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक लाइफ, सिंथेटिक जीनोम की बात करनी है, जैसे आजकल डिजाइनर बेबी की बात चलती है। सर एकदम समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हैं, यानी अपने हिसाब से आप डीएनए वगैरह को लैब में बनाना चाहते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगे तो डीएनए है क्या? किसी बेस से, किसी शुगर से, किसी फास्फोरिक एसिड से एक केमिकल कंपाउंड है जिससे मिलकर बना हुआ है। अगर उन्हीं तरह के केमिकल कंपाउंड से अगर प्रयोगशाला में बनाए तो ये चीजें जो होती हैं वो एक सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वही है। देखो एक बात बताऊं, ये जो रीड वाला प्रोसेस है, ये तुम्हारा 1990 से लेकर 2003 का प्रोसेस है। लेकिन 2016 तक आते आते एक न्यूज आया कि अब पूरी दुनिया में एचजीपी राइट पर काम हो रहा है। और अब एचजीपी राइट जैसे टर्म आपके पेपर के लिए एक अच्छे प्रश्न है। तो एचजीपी राइट जो है, एचजीपी राइट 2016 से चीजें चलने लगी हैं, जहां पर हम सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक जीन, इस तरह की बातें करते हैं, जहां प्रयोगशाला के अंदर हम किसी सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक जीनोम को बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बेसिस पर हम डिजाइनर बेबी बनाते हैं लैब के अंदर। आज पूरी दुनिया में अच्छे खासे लैब हैं और जो एचजीपी राइट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एचजीपी राइट पे काम कर रहा है। एचजीपी राइट का काम 2016 से शुरू हुआ है। यहीं पर आपको कुछ चीजें और बता दूं जो थोड़ा जानना है। भारत के रेफरेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहां स्टैंड करता है, ठीक है। इंडिया के रेफरेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इंडिया,
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इंडिया के रेफरेंस में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो बताऊं भारत में भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया और जो CSIR के वैज्ञानिक थे, CSIR के जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया और जिस सेंटर में CSIR के जिस लैब में तैयार किया गया उसका नाम है IGIB। उसका नाम है IGIB। तो CSIR का लैब है IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ये है IGIB। इसी ने सबसे पहले इंडिया में भारत के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया है। एक बात और बताता हूं, जो भारत में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है वो सिर्फ 10 हफ्ते में तैयार हुआ है। इट इज ओनली प्रिपेयर्ड इन 10 वीक। सर तो हम लोग तो बड़े आगे निकल गए भाई, शुरू में निकले होते तब तो बात होती, लेकिन अब बाद में हम लोग, मेरे पास तो डेट भी है 25 सितंबर से 4 दिसंबर 25 सितंबर से 4 दिसंबर 2009 इन ड्यूरेशन में हमने भारत में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मानव का पूरा तैयार कर लिया। तो है तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हमने भारत में पहली बार की है। ठीक है, अब यहीं पर आपको बताऊं कुछ चीजें हैं जो भारत के संदर्भ में आपको जाननी है आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ बिल्स वगैरह की बात करेंगे, आप पीछे जाओ, आप लोगों ने इसके बारे में बात किया था। देखो मैंने बोला था इस टॉपिक की शुरुआत में, यहां पे हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है भारत के रेफरेंस में, है ना, भारत के रेफरेंस में, और ये भारत के रेफरेंस चीजें पढ़नी आपके सामने है। हम बात करेंगे DNA टेक्नोलॉजी बिल की, हम बात करेंगे 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट की, हम यहाँ पे बात करेंगे जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स की, और हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनल जीनोमिक ग्रिड की। ठीक है, नेशनल जीनोमिक ग्रिड की। सबसे पहले चलते हैं DNA टेक्नोलॉजी बिल पर। ओके, देखो बच्चों, DNA टेक्नोलॉजी बिल क्या है जरा समझो। DNA टेक्नोलॉजी बिल जो है वो लाया गया है 2019 में। ओके, इसको लाया गया है 2019 में, 2019। पर्पस क्या था? DNA को यूज करना, यूज एंड इट्स एप्लीकेशंस, और इसके थ्रू समझना। असल में क्या है मैं आपको बताऊं, जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं ना, ये क्रिमिनल्स असल में इधर उधर भागते रहते हैं जब विपत्ति आ जाती है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझते हैं। अब किसी स्टेट में, है ना, कोई क्रिमिनल है जो वहां के नेताओं से शरण पा रहा है, गलती से वहां क्या हो गया, उसके हिसाब से गलती से वहां पे कोई और पॉलिटिशियंस आ गया, पार्टी बदल गई, कुछ ऐसा हो गया। अब वो क्या करता है, भागता है। मान लो ऐसी कुछ घटना हो रही है, वहां पे वो मार दिया जाता है, उसके शरीर को अच्छे तरह से छत विछत कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उससे फेस से आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसका हाथ पैर काट के फेंक दिया जाता है। क्रिमिनल्स वगैरह का होता क्या, नेता वेता लोग इन लोगों को यूज करते हैं, बाद में ऐसी चीजें होती हैं, इनको बाद में जब ऊपर चले जाते हैं तब इनको समझ में आता है कि ये तो यूज किए गए थे अपने पर्पस के लिए। और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि जान ही रहे हैं आप लोग, उनको जाने क्यों लिया जाए। चलिए, अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है जो DNA टेक्नोलॉजी बिल है ये पूरी तरह से एक तरह से DNA बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को काफी हद तक बूस्टअप करता है। ठीक है, जनरली इसका जो पर्पस है वो फॉरेंसिक पर्पस के लिए है, और ये जस्टिस को और ज्यादा एडवांस्ड करता है, ये जस्टिस को और ज्यादा एडवांस करता है, यानी जो निर्णय लेना है, कोई कोर्ट में डिसीजन लेना है, इसमें काफी हद तक मदद करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हम DNA के डेटा वगैरह को इकट्ठा करके रखेंगे, देखो यहाँ पर जो स्टैंडिंग कमेटी वगैरह है वहां पर ये चीजें अभी लाकर छोड़ दी गई हैं, इनको एग्जामिन करने के लिए छोड़ दिया गया। अभी ये बिल फोर्स में आया नहीं है, लेकिन हाँ, ये बिल चर्चा का विषय 2019 से रहा है। मुझे पता है ये 2025-26 में जब आएगा आप इसको करंट अफेयर जरूर बोलेंगे। ठीक है, जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई है, क्वेश्चन 2020-21 से पूछ दिया, तो 3 साल बाद आपने करंट अफेयर्स बोल दिया। ठीक है, ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं,
समय के साथ साथ किताबों में अपडेट कर रहा हूं। तो ये चीज मैं अभी भी अपनी बुक में रखता हूं और आगे भी रखूंगा, क्योंकि आगे जाने की जाकर ये चीजें एक एक्ट की तरह बन जाएंगी यहां पर। और यहां पर एक चीज और बताऊं, ये डीएनए के लिए इसके इस बिल के अंतर्गत ये बोला गया कि भैया नेशनल और रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर इसको सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल के अंतर्गत नेशनल और रीजनल डेटा बैंक्स बनाए जाएंगे जहां पर इस सैंपल्स को सुरक्षित करके रखा जाएगा। और एक मिनट, जिस भी बंदे के सैंपल को सुरक्षित करके रखा जाएगा, सरकार इस बिल के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया, सरकार उसकी सुरक्षा करेगी। अगर किसी तरह का कोई उल्टा सीधा होता है तो यहां पर आपको कुछ फाइन्स हैं और कुछ पनिशमेंट भी हैं। 1 लाख रुपए तक फाइन आपको देना होगा अगर कुछ इस तरह की गलती होती है। 1 लाख रुपए तक फाइन का प्रोविजन, और साथ साथ यहां पर आप जेल भी जा सकते हैं। और जेल का जो टेन्योर है वो आपके पास 3 साल तक का है, और 3 इयर्स का टेन्योर भी है, 3 इयर्स का इम्प्रिंजमेंट भी है ना, जेल में रहेंगे आप। ये अगर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल में किसी तरह का वायलेशन होता है उस केस में इसको बोला गया है। तो भारत में एक रेगुलेटरी एक बोर्ड होगा, है ना, रीजनल लेवल पे बोर्ड होगा, एक बोर्ड होगा जो नेशनल लेवल पे बोर्ड होगा जो मैनेज करेगा, और इन डेटा को नेशनल रीजनल डेटा बैंक्स के अंदर इन लोगों के सैंपल्स के डीएनए स्टडीज के डेटा को रखा जाएगा। तो ये चीजें हैं पूरी की पूरी जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, इसका कोई मिसयूज नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हम आते हैं 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। अगली हम स्टडी करते हैं 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। अब 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट क्या, देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। 100K जो है ना बच्चा, K जो होता है वो 1000 को संबोधित करता है, और 100 का मतलब 100 को 1000 इक्वल टू हो गया बच्चों 1 लाख। 1 लाख। असल में सिंगापुर में एक यूनिवर्सिटी है नानयांग, है ना, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसका नाम मैं लिखता हूं नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये जो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, जो सिंगापुर में है, गॉट इट, ये कहां है, ये सिंगापुर में है। ये नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर में है, गॉट इट, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। यहां पर ये एशिया के जो देश हैं उनके 1 लाख डीएनए सैंपल को रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट के नाम से रखा गया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होने वाली है, जो न्यूज में सुनने में आ रहा है, इसमें लगभग 50,000 जो जीन्स होंगे, जो सुनने में आ रहा है, जो जहां के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वो हमारा भारत होगा। अब आप बोलोगे सर इस तरह के जीनोम प्रोजेक्ट से फायदा क्या होने वाला है। देखो बच्चों, पूरी दुनिया में अगर एशियन कंट्रीज के लोगों के बातें में बात करें, एशियन कंट्रीज में क्या एथनिसिटी है, क्या इनका कल्चर, क्या सिमिलरिटी उसके जीन के बेसिस पे है। अभी तक हम कल्चर, एथनिसिटी, पहनावा ये चीजों को देखते थे, अब हम जेनेटिक सिमिलरिटीज की स्टडी कर पाएंगे। जैसे जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या कहते हैं, भैया ऐसा है कि हम ना ये आर्यन हैं, हम ना द्रविड़न हैं, हम ना ये मंगोल हैं, ये आए, ये चंगेज खान। अरे भैया ये सब जो आए जो नहीं आए ना, ये सारी चीजों की स्टडी आसानी से जीन के बेसिस पर समझी जा सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर ये जो सारा का सारा जो डेटा प्रोजेक्ट जो सिंगापुर में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है ना, ये सारे के सारे डेटा सैंपल को रखकर उनकी स्टडी की जाएगी, और इसके बेसिस पर जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं, रेसेस के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, एक दूसरे कंट्री के साथ क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, और बहुत बड़े इवोल्यूशन वगैरह की चीजों को समझने के लिए इस डेटा का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला आपको लिए करते हैं जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स। अगला आपको लिए चलते हैं जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स। अगला कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स। अब बात होती है जीनोम इंडिया इनिशिएटिव्स क्या है। देखो यहां पर है भारत में डीबीटी जो है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने साफ साफ कहा है कि देखो हम भारत में लगभग 20,000 इंडियन जीनोम्स की स्टडी करेंगे। 20,000 इंडियन जीनोम्स की स्टडी करेंगे, इंडियन जीनोम्स की स्टडी करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, 10,000 जीनोमिक सीक्वेंस जो होगा वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होगा और पूरे इंडिया से होगा।
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होगा इंडिया में, पूरे इंडिया से होगा, उसके सैंपल की जेनेटिक स्टडी कलेक्शन करके उसकी स्टडी करेंगे। और दूसरा जो 10,000 सैंपल्स होंगे, जो अनदर 10,000 सैंपल्स होंगे, जो कैंसर पेशेंट होंगे, उनमें जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हुए हैं उनके डीएनए सैंपल को लेकर हम स्टडी करेंगे। तो भारत भी इस तरह के जीनोमिक स्टडी करने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए बायोलॉजिकल डेटा स्टोरेज होगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना, करीब करीब 1000 ऐसे डिजीजेस हैं जो ह्यूमन में होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एक जीन के इफेक्ट से होते हैं। उन सब करीब 10,000 बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिंगल जीन म्यूटेशन पर बेस्ड होती हैं, और सिंगल जीन म्यूटेशन पर जो भी माल फंक्शनिंग से जो बीमारियां होती हैं उनको आसानी से समझने में मदद करेगा ये पूरा का पूरा रिसर्च। एक चीज और यहीं पे आपको बता दूं, जीनोम इंडिया इनिशिएटिव के बाद नेशनल जीनोमिक ग्रिड, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक लास्ट बचता मुझे दिख रहा है, नेशनल जीनोमिक ग्रिड। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, हनुमान जी को बिल्कुल नहीं पता था संजीवनी बूटी कहां है, तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाया, जितना वो ला सकते थे। तो मैं भी जितना संभव हो सकता है सारी चीज को कवर कर दे रहा हूं। देखो, नेशनल जीनोमिक जो ग्रिड है ना, इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो हो रहा है नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक है ना, जो डीएसटी के साथ मिलकर काम कर रहा है, डीएसटी और साथ ही साथ है ना, डीएसटी और साथ साथ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, आईटी मद्रास, ये इनके साथ मिलकर काम, यानी एनसीटीवी है ना, देखना एनसीटीवी, ठीक है। एनसीटीवी जो है, जिसको हम कहते हैं नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, है ना, असल में तैयार किया जा रहा है। एनसीटीवी क्या, नेशनल कैंसर, समझना, नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, ये जो है ये तैयार किया जा रहा है। नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो यहां पर एक तो आईआईटी मद्रास का कंट्रीब्यूशन है, और दूसरी तरफ यहीं पर डीएसटी है। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों एजेंसियां मिलकर, जिनको कैंसर हो रहा है, इस तरह की चीजें, उनके टिश्यूज को, आपने मैलिग्नेंसी टेस्ट सुना होगा, है ना, माइलोमा टेस्ट सुना होगा, जो मैग्नेंसी वगैरह टेस्ट किया जाता है, उसके सैंपल्स को यहाँ रखा जाएगा, इनके सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, उसकी स्टडी की जाएगी, और इसके बेसिस पर कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी हद तक हेल्प होगा। तो टिश्यूज वगैरह जो है, इनके जीनोमिक कैरेक्टर्स वगैरह की भी स्टडी की जाएगी। तो यह है एनसीटीवी का पूरा इंफॉर्मेशंस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको एनसीटीवी मिला, नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक बनाने की जो बात हो रही है नेशनल जीनोमिक ग्रिड के अंतर्गत। ये स्पेशली ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है, कैंसर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और क्यों ना दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताऊं, जब आप जीनोम की बात कर रहे हैं तो कैंसर क्यों नहीं आएगा, कैंसर में भी तो अचानक होने वाला जेनेटिक डिफेक्ट ही होता है जो आपके जीन में बदलाव करता है। जब आपको म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, आपका नॉर्मल जीन जो होता है, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स में, वही कैंसर के केस में आपका पूरा का पूरा जेनेटिक कैरेक्टर बदल जाता है, और अचानक ये सारी चीजें होती हैं और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उन्हीं चीजों को तो यहां मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या है, इन चीजों को ठीक से समझ लो। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा लॉजिक या कंसेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया। आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी को लेकर जो सरोगेसी बिल आए हैं, इस पर बातें करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी काफी चीजें और बचती हैं बायोटेक में, जैसे क्लोनिंग बचता है, आपका स्टेम सेल बचता है, ठीक है, आपकी जीन थेरेपी बचती है, क्रिस्पर कैस9 बचता है, ये सारे के सारे टर्म्स है अभी बायोटेक में टॉपिक्स और बचते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और पूर्वांचल एप्लीकेशंस पर जाकर कोर्सेज को सुनते रहिए। थैंक यू।